हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं ड्रामा को डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रामा क्या होता है। इस वीडियो में हम ड्रामा पढ़ेंगे और इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हम आज से स्टार्ट करने हैं। इसके पहले मैंने पोइट्री स्टार्ट किया था और पोइट्री के जैसे कि हमने पोइट्री पढ़ लिया, उसके फॉर्म्स भी मैंने आई थिंक 5 या 6 फॉर्म्स करा दिए हैं। अभी वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा और आज से ड्रामा भी हम पढ़ेंगे कि ड्रामा क्या होता है, फिर इसके फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ ड्रामा सबसे पहले देखेंगे और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्रामा में। सबसे पहले हम व्हाट इज़ ड्रामा पढ़ेंगे कि ड्रामा क्या होता है, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में कितने फॉर्म्स है ये पढ़ने वाले हैं। अब इसमें ड्रामा में कितने फॉर्म्स है वो पढ़ेंगे। तो कितने फॉर्म्स है, पहला जो है प्री एलिजाबेथन ड्रामा है, दूसरा जो इसकी फॉर्म है ट्रेजेडी है, तीसरा जो इसकी है थर्ड जो है मेलोड्रामा है, फोर्थ है ट्रेजिक कॉमेडी, फिफ्थ है कॉमेडी। ठीक है, यहाँ पे कॉमेडी। अब कॉमेडी में भी कॉमेडी को 3 भागों में बांटा गया है। कॉमेडी को यहाँ पे 3 पार्ट्स में बांटा गया था, ये याद रखना है। तो पहला रोमांटिक कॉमेडी, दूसरा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, थर्ड है इसका, तीसरा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। फिर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फार्स को पढ़ने वाले हैं। ये सब ड्रामा के फॉर्म है। फिर 7 पे हम मास्क पढ़ने वाले हैं, पोएटिक प्ले है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, 10 पे प्रॉब्लम प्ले है, 11 में 1 एक्ट प्ले है। तो ये आपका ड्रामा में हो गया। तो सबसे पहले हम आज ड्रामा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके हम इसके जो फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा क्या है, व्हाट इज़ ड्रामा क्या है। पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ फिर समझाती हूँ। ड्रामा क्या है, ड्रामा इज़ लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन है, एक साहित्यिक विधा है, एक लिटरेरी कंपोजिशन है। लाइक द नॉवल की तरह ही होता है, बट देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन देम। लेकिन इसमें कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस होती हैं ड्रामा में। जबकि वाइल नॉवल इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव टेल कंप्लीट इन इटसेल्फ, जबकि जो नॉवल होता है ना, एक लंबी नैरेटिव टेल होती है, एक लॉन्ग कथा होती है जो अपने आप में ही ये कंप्लीट होती है, जिसको एक सेटिंग में पढ़ा जा सकता है। और द ड्रामा डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शन अमंग्स द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज एंड रिक्वायर्स अ लार्ज सेट ऑफ एक्सटर्नल पैराफर्नेलिया फॉर इट्स प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। पहले मैं पूरा पढ़ लूँगी देन आपको समझाऊंगी। देयरफॉर अ ड्रामा इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये याद रखना है। इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं वो याद रखना है। अ नॉवल कैन बी स्टडीड एंड फुल्ली इंजॉयड बाय द रीडर इन हिज स्टडी इन प्राइवेट, बट अ ड्रामा इज़ अ पब्लिक अफेयर. It needs a number of external aids such as a theater, stage fully equipped and curtains and light and sound equipments, and above all the disciplined audience with a certain degree of refinement. The success of the play depends upon all these factors. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, however there is one type of drama which is meant to be studied in private and not to be acted. This is classic drama या poetic drama. The poetic drama were largely written by romantic poets like Wordsworth, Shelley, Byron, before them by Milton. अब हम इसको समझेंगे कि ड्रामा क्या होता है। तो ड्रामा, अगर मैं समझाऊँ इसको कि ड्रामा क्या है, एक साहित्यिक विधा है। अगर इसको हिंदी में हम समझें तो ड्रामा क्या है, आपका एक साहित्यिक विधा है और जिसमें घटनाएं और कैरेक्टर के डायलॉग के माध्यम से एक कहानी मंच पर प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, ड्रामा क्या होता है, एक साहित्यिक विधा होती है जिसमें घटनाएं होती हैं और कैरेक्टर के जो डायलॉग हैं उसके माध्यम से एक कहानी होती है जो स्टेज पर प्रस्तुत की जाती है। और इसे थिएटर के लिए लिखा जाता है। इसे किसके लिए लिखा जाता है, ड्रामा को थिएटर के लिए, ताकि थिएटर में जैसे आजकल थिएटर में क्या चलती है, मूवीज़ वगैरह चलती हैं। तो यही आपका समझ लीजिए, यही जैसे मूवीज़ में क्या होती है, कहानी ही तो रहता है, उसमें भी कुछ घटनाएं दिखाई देती है, उसमें भी कैरेक्टर के डायलॉग के माध्यम से ही कहानी दिखाया जाता है जो थिएटर पे दिखाया जाता है। तो वही चीज़ें हैं ड्रामा। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं ये भी ध्यान रखना है। थिएटर के लिए लिखा जाता है और इसमें सीन्स रहते हैं, इसमें डायलॉग रहते हैं, कैरेक्टर की क्रियाओं का समायोजन होता है। तो ड्रामा में क्या क्या होते हैं, ड्रामा में दृश्य दिखाया जाता है, डायलॉग दिखाया जाता है, कैरेक्टर का एक्शन का समायोजन होता है। ड्रामा में ये सारी चीज़ें आपको दिखी जाएंगी। लेकिन नॉवेल्स जो होता है, नॉवेल होता है
वो इस मायने में थोड़ा अलग है, यानी कि ड्रामा के मायने में थोड़ा अलग है। जो नॉवेल्स है उसमें रीडर अकेले पढ़ सकता है, उसमें कोई ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है, जबकि प्ले को एक दर्शकों के सामने, यानी कि एक समूह को, यानी कि दर्शकों के सामने स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा ड्रामा क्या है और नॉवेल्स क्या है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए तो ड्रामा एक कहानी है जिसमें घटनाएं दिखाई जाता है, कैरेक्टर रहते हैं, कैरेक्टर के डायलॉग रहता है, और वो जो कहानी है वो स्टेज पर प्रस्तुत की जाती है। और स्टेज पर इसलिए प्रस्तुत की जाती है ताकि हम जैसे जो ऑडियंस हैं उसको देख सकें। ठीक है, ये याद रखना। इसमें सीन्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, इन सभी का समायोजन रहता है। लेकिन जो नॉवेल्स होते हैं वो अलग होता है ड्रामा से। इस नॉवेल्स क्या होता है, एक लॉन्ग नैरेटिव टेल होती है जो अपने आप में ही कंप्लीट होती है, जिसमें रीडर क्या करता है वो अकेला भी पढ़ सकता है, कोई ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है। और जो प्ले है यानी कि जो ड्रामा है वो दर्शकों के सामने स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज़ें ड्रामा में हो जाएंगी। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा हो गया है, वही चीज़ समझाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने समझना है। ओके, देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं कि जो प्ले है, जो नाटक है, वो स्टेज पर कैरेक्टर के बीच डायलॉग और एक्शन के माध्यम से विकसित होता है, और जो ऑडियंस के सामने स्टेज पर इसकी प्रस्तुति के लिए बाहरी साज सज्जा एक बड़े समूह की आवश्यकता होती है, इसलिए प्ले अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। लेकिन जो नॉवेल होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। नॉवेल्स अगर इसकी कंपैरिजन की जाए तो नॉवेल जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, लेकिन ड्रामा अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। एक नॉवेल का अध्ययन और आनंद जो रीडर है वो निजी तौर पर अपने अध्ययन में ले सकता है, लेकिन प्ले का एक सार्वजनिक मामला है, ये ऑडियंस का मामला है। प्ले जो होता है वो पूरी ऑडियंस देखती है, नॉवेल जो होता है वो एक रीडर भी पढ़ता है, प्राइवेट अपने रूम में जाके पढ़ लेगा, लेकिन जो प्ले है, जो ड्रामा है, वो पूरी ऑडियंस मिलके देखती है थिएटर में। तो ये चीज़ें देखना है। ओके, तो कुछ यहाँ पे हम देखेंगे, मुझे लग रहा है ड्रामा समझ में आ गया होगा। अच्छा, ड्रामा के कुछ स्ट्रक्चर भी हैं तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा यानी कि नाटक का स्वरूप और संरचना क्या होती है। द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा इज बोर्डली डिविजिबल इनटू सम वेल डिफाइंड डिवीजन। द ड्रामा बिगिंस विद अ बैकग्राउंड बिफोर द एक्शन बिगिंस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन होता है, यानी कि ड्रामा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ड्रामा का स्ट्रक्चर अगर हम समझें, प्ले की जो संरचना है वो इस प्रकार होती है कि वो स्टेज पर आसानी से प्रस्तुत की जा सके और जो ऑडियंस है उसकी कहानी को समझ सकें। इसकी स्ट्रक्चर को निम्नलिखित चरणों को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा यही है, इसलिए हो जाता है। ड्रामा का जो स्वरूप है वो संरचना इस प्रकार होती है कि जो स्टेज पर जो कहानी प्रस्तुत की जा रही है उसको, उस कहानी को दर्शक उस कहानी को अच्छी तरह से समझ सके। तो स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है और इस स्ट्रक्चर को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे एक्सपोजिशन, ये पहला चरण है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है यहीं पे समझेंगे, ये पहला चरण है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है, जब प्ले की शुरुआत में प्लॉट की पृष्ठभूमि से प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, कथानक की जो पृष्ठभूमि है वहाँ से प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कैरेक्टर और उनकी परिस्थितियों का परिचय दिया जाता है एक्सपोजिशन में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहीं पे समझा दे रही हूँ, पूरा नीचे वही सारी चीज़ें दी गई हैं। एक्सपोजिशन क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ प्ले से स्टार्ट होता है। मैं यहीं पर बना दे रही हूँ डायग्राम बनाऊँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहीं पे बना दे रही हूँ, जैसे यहाँ से आपका प्ले स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते धीरे 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 इसके ऊपर आएगा, फिर उसके बाद धीरे 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 यहाँ से यहाँ करके एंड की तरफ जाएगा। ठीक है, एंड की तरफ जाएगा और एंड दो प्रकार का होता है ऐसे। तो इस चीज़ को जो हम बोलेंगे, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है प्ले, इसे हम एक्सपोजिशन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोजिशन। ठीक है, मैंने पूरा ही लिख दिया जस्ट। ये जो स्टार्ट होगा आपका, इसे हम एक्सपोजिशन बोलेंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्ले और धीरे धीरे प्ले जब स्टार्ट होता है, एक्सपोजिशन से स्टार्ट होता है, धीरे 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 प्ले में क्या होती है, ग्रोथ होती है, तो इसे हम ग्रोथ बोलेंगे, ग्रोथ। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ जब होती है, सारी कहानी आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे किस पे पहुँचती है, क्लाइमेक्स पे।
क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। उसके बाद फिर डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन को यहाँ पे हम रेजुलेशन बोलेंगे, यानी कि समाधान, जो कहानी है उस चीज़ का समाधान, रेजुलेशन बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे कहानी एंड होगी। तो एंड दो प्रकार का होता है। अगर आपके ट्रेजेडी में एंड होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैटेस्ट्रॉफ बोलेंगे, उसे हम कैटेस्ट्रॉफ बोलेंगे। ठीक है, ये किस में रहता है, इन ट्रेजेडी। याद रखना है, ये क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके ड्रामा वगैरह में। ठीक है, जब मतलब एंड दो प्रकार के, प्ले के एंड दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि अगर आपका कैटेस्ट्रॉफ आ रहा है तो ये जो प्ले का अंत है, यानी कि प्ले का जो एंड है, इसे कैटेस्ट्रॉफ बोला जाता है। किस में बोला जाता है, ट्रेजेडी में बोला जाता है। और कॉमेडी में डिनोमेंट बोला जाता है। याद रखना है, डिनोमेंट। ठीक है, डिनोमेंट बोला जाता है इन कॉमेडी। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, तो ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले हम एक्सपोजिशन को समझेंगे। एक्सपोजिशन में क्या होता है, एक्सपोजिशन में क्या स्टोरी स्टार्ट होती है। तो इसमें जो होता है ना, इसमें प्ले की शुरुआत होती है, कथानक की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया जाता है एक्सपोजिशन में। और इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर और उनकी परिस्थितियों का परिचय दिया जाता है एक्सपोजिशन में। उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी क्या होती है, ग्रोथ में आती है। धीरे धीरे स्टोरी क्या होती है, धीरे धीरे स्टोरी क्या होती है, ग्रोथ में आती है, यानी कि विकास होती है। यानी कि जो प्ले होती है, प्ले की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कैरेक्टर के बीच की जो घटनाएं हैं और जो डायलॉग है कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद धीरे धीरे कहानी पहुंचती है अपने चरम बिंदु पर, यानी कि क्लाइमेक्स पे पहुंचती है। तो क्लाइमेक्स में क्या होता है, क्लाइमेक्स किसे कहते हैं, ये वो स्थान होता है जहाँ कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच जाती है। कोई भी स्टोरी हो, कोई भी मूवी को ही ले लेते हैं आप दिमाग में, तो मूवी क्या होती है, अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाती है, यानी कि चरम बिंदु पे पहुंच जाती है, क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है। क्लाइमेक्स क्या होता है, वह स्थान होता है जहां कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है और इस पॉइंट पर सभी प्रमुख घटनाएं जो होती हैं वो चरम पे होती हैं, उसे कहा जाता है क्लाइमेक्स। फिर धीरे धीरे मूवीज़ क्या होती है, रेजुलेशन, जो स्टोरी है वो रेजुलेशन की तरफ आती है, यानी कि रेजुलेशन मतलब समाधान। रेजुलेशन क्या होता है, ये वो स्थान होता है जहाँ कहानी अपने चरम बिंदु, यानी कि क्लाइमेक्स के बाद रेजुलेशन आता है और इसके बाद जो कहानी है, कथानक जो है वो धीरे धीरे सुलझने लगता है। जो कहानी होगी मूवीज़ की या स्टोरी की, जो भी कहानी होगी वो धीरे धीरे रेजुलेशन में आके सुलझने लग जाती है और कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है। अंतिम चरण की ओर यानी कि एंड की तरफ आता है, एंड अंत की तरफ आ जाता है, कहानी अपने अंत की तरफ आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, अंत दो प्रकार का होता है, एक आपका डिनोमेंट हो जाता है, एक आपका अंत दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कैटेस्ट्रॉफ होता है, एक आपका डिनोमेंट होता है। तो अंत का जो प्रकार है, यानी कि प्ले का जो अंत है वो दो प्रकार का हो सकता है। अगर प्ले ट्रेजेडी है तो इसे कैटेस्ट्रॉफ कहा जाएगा, और जहाँ पे कोई दुखद अंत होता है, कैटेस्ट्रॉफ इसलिए क्योंकि ट्रेजेडी में क्या होता है, दुखद अंत होता है, तो इसलिए इसे कैटेस्ट्रॉफ कहा जाएगा। और प्ले कॉमेडी है तो इसे डिनोमेंट कहा जाएगा, जहाँ पे कहानी इस सुखद अंत तक पहुँचती है, यानी कि हैप्पी एंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, इसलिए इसे हम डिनोमेंट कहेंगे। ये कॉमेडी है और इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, एक दुखद अंत होता है, तो इसे ट्रेजेडी, कैटेस्ट्रॉफ बोला जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं एक ड्रामा में, याद रखना है। ड्रामा का स्ट्रक्चर यही है, एक्सपोजिशन, ग्रोथ, फिर क्लाइमेक्स, फिर रेजुलेशन, फिर एंड दो प्रकार का होता है। ट्रेजेडी में अगर अंत है मतलब दुखद का अंत है तो कैटेस्ट्रॉफ, कॉमेडी में डिनोमेंट, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें इसमें आ गई हैं, मैंने पूरा ही यहाँ पे समझा दिया। वही चीज़ यहाँ पे मिलता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन, देन द एक्शन एंड प्लॉट डेवलप्स बाय स्लो डिग्री। वही चीज़ें देखिए यहाँ पे बताया गया है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो इसे हम ग्रोथ कहते हैं। फिर स्लोली ग्रोथ रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट विच इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स। After the climax, the plot declines, which is called resolution. The final stage of resolution in tragedy is called catastrophe. वही चीज़ है, मैंने बता दिया है यहाँ पे पूरा पढ़ने के बजाय। In a comedy, it is called denouement. आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं PDF दे दूँगी। Some plays also have a prologue. अब यहाँ पे कुछ प्रोलॉग भी है, इसको भी समझ लेते हैं। प्रोलॉग क्या होता है, इस प्ले में प्रोलॉग भी होता है, कुछ प्लेज में प्रोलॉग भी होते हैं। प्रोलॉग क्या होता है, इन द बिगिनिंग एंड एपिलॉग एट द एंड। एपिलॉग और प्रोलॉग भी होता है। तो प्रोलॉग को हिंदी में अगर देखेंगे तो प्रस्तावना,
जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। और ये कब आता है? ये प्ले की शुरुआत में ही आता है, बिगिनिंग में आता है, उसे प्रोलॉग बोलेंगे। एपिलॉग ये प्ले के अंत में आता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये चीज़ें हो गई। द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले कैन बी ग्राफिकली शोन लाइक दिस, तो ये आपने याद रखना है, मैंने पूरा समझा दिया है। और अब इसमें हम देखेंगे कि ड्रामा में ये सारी चीज़ें तो हो गई, ड्रामा में कौन कौन से ड्रामेटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, एक ड्रामा एक मूवीज़ कैसे बनती है, कौन कौन से वो आपके नाटकीय उपकरण है जो इसमें एक ड्रामेटिस्ट यूज करता है, वो जानेंगे। सबसे पहले क्या यूज़ करेगा? सबसे पहले देखिए, द ड्रामेटिस्ट ऑल्सो एम्प्लॉयज सर्टेन ड्रामेटिक डिवाइसेस, तो वो अलग अलग ड्रामेटिक डिवाइसेस का यूज़ करता है एक ड्रामेटिस्ट, एक नाटककार। जैसे कि स्टेज डायरेक्शन, सबसे पहले वो क्या यूज़ करेगा? स्टेज, मतलब एक ड्रामा बनाने के लिए, एक कहानी बनाने के लिए, एक मूवी बनाने के लिए सबसे पहले स्टेज डायरेक्शन के ड्रामेटिक डिवाइस को यूज़ करेगा। स्टेज डायरेक्शन क्या होता है, समझ लेते हैं इसको। स्टेज डायरेक्शन वो होता है, ये संकेत होते हैं जो ड्रामेटिस्ट को मतलब एक संकेत होते हैं जो नाटककार को देता है कि स्टेज पर दृश्य किस प्रकार दिखाया जाए, कैरेक्टर किस प्रकार के पेश में हो, मतलब किस प्रकार से पेश में हो और किस समय कौन सी क्रियाएं की जाए, ये होती है स्टेज डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें ये होता है, नाटककार को दिखाई देता है, नाटककार को ये संकेत देता है कि स्टेज पर कौन सा दृश्य किया जाए और कैरेक्टर को किस प्रकार स्टेज पर पेश होना है या किस समय कौन से एक्शन को किया जाए, ये होता है स्टेज डायरेक्शन। दूसरा होता है, दूसरा उपकरण क्या है? ड्रामेटिक आयरनी का यूज़ करते हैं ये लोग, ड्रामेटिस्ट जो होते हैं। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नाटकीय विडम्बना, तो ड्रामेटिक आयरनी का यूज़ करते हैं। इसमें जो होता है, इसमें ऑडियंस उन तथ्यों से अवगत होते हैं जिनसे कैरेक्टर अनजान रहते हैं, जिससे प्ले में एक विशेष प्रकार का तनाव या व्यंग उत्पन्न होता है। तो ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? इसका यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, कुछ उसमें ऐसे फैक्ट रहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऑडियंस को पता चल जाती हैं, जो ऑडियंस को पता चल जाती हैं, लेकिन उस मूवीज़ के जो कैरेक्टर हैं, यानी कि जो मेन हीरो है या हीरोइन है, जो कैरेक्टर है, उन्हें नहीं पता चलता, लेकिन हम जैसे ऑडियंस को वो सीक्रेट पता चल जाता है, उसे बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, जैसे लास्ट में हीरो को पता चलता है वो बातें, वो तथ्य, वो जो भी सीक्रेट है, लेकिन ऑडियंस को पहले पता चलता है। ऑडियंस भाई देखती है तो उसको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, सब कुछ दो, लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता रहता, उसे ड्रामेटिक है। और डिवाइस का क्या यूज़ करते हैं? ड्रामेटिक सॉलिलोक्यू का भी, सॉलिलोकी का भी यूज़ करते हैं। सॉलिलोकी मतलब स्वगत कथन होती है। ये जो डिवाइसेस है जिसमें कैरेक्टर अकेला होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो कैरेक्टर होता है वो अकेला होता है और वो अपने विचारों को ज़ोर से बोलता है ताकि जो ऑडियंस है उनकी मन की बात जान सके। सॉलिलोकी क्या होती है? ये ड्रामेटिस्ट यूज़ करते हैं इसको भी। इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर है मूवीज़ वगैरह, मूवीज़ को ध्यान में रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो मूवीज़ का कोई मूवीज़ का एक कैरेक्टर होगा, उसके अंदर बहुत सारी थॉट्स चल रहे होंगे, इनर फीलिंग होगी, यानी कि उसके अंदर बहुत थॉट्स होंगे, जो भी थॉट्स उसके अंदर गंदे या अच्छे थॉट्स उसके अंदर चल रहे होंगे, वो उस थॉट को क्या करेगा? ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह से ज़ोर ज़ोर से बोलेगा, अकेले में रहेगा और अपने थॉट्स को ज़ोर ज़ोर से मुंह से बोलेगा। तो उस मूवीज़ के कैरेक्टर को नहीं सुनाई देगी, लेकिन हम ऑडियंस मूवी देख रहे हैं तो हमको सुनाई देगा कि इस कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, तो उसे बोलते हैं सॉलिलोकी। ठीक है, ये याद रखना है, ताकि जो ऑडियंस है उसके मन की बात, ऑडियंस तो इस कैरेक्टर के मन की बात जान जाएगा क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। वहीं पे दूसरा डिवाइस क्या है? असाइड। असाइड क्या होता है? ये भी एक छोटी सी टिप्पणी होती है जो कैरेक्टर दर्शकों के लिए करता है। ये सॉलिलोकी क्या है? ये और स्टेज पर बीच में ही करता है, सोचता है, अपने इनर थॉट्स को, इनर फीलिंग को बयान करता है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से बोलता है तो ऑडियंस को पता चलता है, लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता चलता। असाइड क्या होता है? ये भी चीज़ वही चीज़ है, असाइड भी सॉलिलोकी की तरह ही होती है, लेकिन ये साइड में कैरेक्टर आके बोलता है, मतलब स्टेज पर और भी कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन एक कैरेक्टर आके साइड में वो बात बोलेगा, जो बात बोल रहा है वो बात बोलेगा, बट ऑडियंस को सुनाई देगा, बट अदर कैरेक्टर को सुनाई नहीं देगा। ये होता है असाइड। ठीक है, समझ में आया? एक छोटी सी टिप्पणी होती है जो कैरेक्टर दर्शकों के लिए करता है, लेकिन अन कैरेक्टर को उसके बारे में पता नहीं होता है। वही चीज़ मैंने समझाया। अगला जो डिवाइस है, ड्रामेटिक डिवाइस है सरप्राइज। प्ले में सरप्राइज भी होता है, आश्चर्य होता है, सस्पेंस भी होता है।
यानी कि सरप्राइज और सस्पेंस दोनों होते हैं। ये जो आपकी टेक्निक है ये कहानी में जिज्ञासा और उत्तेजना बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये ड्रामेटिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म वगैरह के, वो सरप्राइज और सस्पेंस इसलिए कहानी में डाल देते हैं, मूवीज़ में डाल देते हैं, स्टोरी में डाल देते हैं, ताकि कहानी में जिज्ञासा और उत्तेजना बनाए रखा जाए। ऑडियंस को सरप्राइज़ हो, आश्चर्य हो कि आगे क्या होगा, कहानी के आगे क्या होगी, सस्पेंस हो आगे क्या होगा, कौन है इसका कातिल, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं इस वजह से, ठीक है। एंड लाइक दिस स्टेज, आगे देखेंगे, और मतलब ताकि जो दर्शक है वो अगली घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे। वही चीज़ मैंने भी बताया कि सरप्राइज और सस्पेंस इसीलिए रखा जाता है कि आगे अगली घटना क्या होगी, या कोई कातिल, जैसे कोई थ्रिलर मूवी आप देख रहे हो, कत्ल पे कत्ल होते जा रहे हैं और आप खुद सस्पेंस में हो कि कौन है, हम लोग तुरंत लगाने लग जाते हैं ये कातिल है, ये कातिल, सब कोई कातिल ही नज़र आता है क्योंकि हमको पता नहीं चलता है। तो ये सस्पेंस भरी मूवीज़ रहती है और कितना अच्छा लगता है, क्यूरियोसिटी हमारी बढ़ जाती है कि कौन कातिल होगा, कौन कातिल होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये जो आपके डिवाइसेस हैं ये कहानी में जिज्ञासा और उत्तेजना बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताकि जो ऑडियंस है वो अगली घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाए, याद रखना है। ओके, स्टेज, ठीक है। एंड लाइक दिस स्टेज एंड डायरेक्शन, ये जो होते हैं आर द हिंट्स गिवन बाय द ड्रामेटिस्ट। तो स्टेज और डायरेक्शन जो होते हैं वो ड्रामेटिस्ट द्वारा ये हिंट्स दिए जाते हैं कि एक एक्ट से दूसरे एक्ट, एक सीन से दूसरे सीन, हाउ द स्टेज शुड बी सेट, किस मतलब मंच कैसे तैयार किया जाना चाहिए, एक एक्ट से दूसरे एक्ट, सीन, एक सीन से दूसरे सीन, कि कैसे आपका जो स्टेज है वो कैसे तैयार किया जाना चाहिए, कैसे कैरेक्टर को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। स्टेज शुड बी से हाउ द कैरेक्टर्स बी प्रेजेंटेड। द ड्रामेटिक आयरनी इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक डिवाइस। तो जो ड्रामेटिक आयरनी है, जिसे नाटक की विडम्बना कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटकीय उपकरण है। दिस आयरनी में इधर भी वर्बल या एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये जो आयरनी है, ये जो डिवाइस है, ये वर्बल भी हो सकता है और यानी कि मौखिक भी हो सकता है और एक्शन से भरा भी हो सकता है, यानी कि क्रियात्मक भी हो सकता है, ठीक है। और आगे भी देखेंगे, मैंने कुछ समझा ही दिया है तो इसमें और कुछ है नहीं। एक मिनट, चलिए आगे भी देखेंगे। अ ड्रामेटिक आयरनी इज़ पंजेंट सटायर, ये ध्यान रखना है कि जो ड्रामेटिक आयरनी है वो एक तीखा व्यंग है, हैविंग अ डबल मीनिंग, वन मीनिंग फॉर द स्पीकर और द एक्टर एंड द अदर फॉर द ऑडियंस। तो ये याद रखना है कि ड्रामेटिक आयरनी जो है वो एक तीखा व्यंग है जिसका दोहरा अर्थ होता है। एक जो अर्थ होता है, एक जो मीनिंग होती है स्पीकर या एक्टर, स्पीकर या एक्टर के लिए, और दूसरी जो मीनिंग होती है ऑडियंस के लिए होती है, ठीक है। द मीनिंग एज अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस हैज़ अ डीप सटारिकल एंड आयरोनिकल मीनिंग। तो जो दर्शक होते हैं, दर्शक द्वारा समझे गए अर्थ को गहरा व्यंग्यात्मक या विडंबनापूर्ण अर्थ हो सकता है। तो मैंने सब समझा दिया है, इसको पूरा पढ़ने का मतलब नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सोलिलोक्वी मीन्स क्या, अभी मैंने समझाया, टॉकिंग टू सेल्फ, अपने आप से ही बात करना। सोलिलोक्वी में क्या होता है, एक्टर थिंक्स अलाउड, मतलब कोई भी सोलिलोक्वी में क्या होता है कि खुद से बात करना। इसमें जो एक्टर है वो ज़ोर से सोचता है, मतलब उसके अंदर की जो इनर फीलिंग होती है, जो थॉट्स होते हैं, उसको ज़ोर से सोचता कैसे होता है। भाई हमारे अंदर जो थॉट्स होगी वो हम अंदर सोचेंगे, बोलेंगे नहीं। लेकिन ये इसमें क्या होता है, सोलिलोक्वी में जो एक्टर है वो अपने आप से बात कर रहा है, उसके अंदर की जो इनर फीलिंग है, जो थॉट्स है, उसको ज़ोर ज़ोर से वो सोच रहा है ताकि जो ऑडियंस है उन्हें सुनाई दे सके। अब बाकी जो कैरेक्टर हैं, जो स्टेज पे बाकी जो कैरेक्टर हैं, वो ऐसा महसूस हो, ऐसा बिलीव हो कि वो नहीं सुन रहे हैं। आज के दौर में अगर हम देखें, अगर हम अपने थॉट को इन एक्चुअल लाइफ, यहाँ पे देखिए बताया, इन एक्चुअल लाइफ नोबडी थिंक्स सो लाउडली, कोई भी पर्सन इतना तेज नहीं सोचेगा, अंदर ही सोच लेगा, तेज थोड़ी ना सोचेगा। तो वो चीज़ें इसमें, ये सिर्फ प्ले में ही पॉसिबल है, ये सिर्फ स्टेज पर ही पॉसिबल है, ठीक है। असाइड भी एकदम इसी की तरह होता है, शॉर्ट सोलिलोक्वी है, याद रखना है। असाइड क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट सोलिलोक्वी की तरह होता है, लाउडली एक्सप्रेसिंग अ पासिंग थॉट इन द माइंड ऑफ द स्पीकर। तो ये भी एक छोटा सा एकलाप होता है जो स्पीकर के मन में चल रहे विचार को जोर से व्यक्त करता है, ये भी, बट साइड में जाके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेज रहता है आपका, यहाँ पे सारे कैरेक्टर रहते हैं, बट ये जो एक कैरेक्टर जाके साइड में कुछ बोलेगा ताकि ये सारे कैरेक्टर सुन ना पाए, और ये साइड में जाके बोलेगा लेकिन ऑडियंस सुन रही है, उसे असाइड कहा जाता है। ये भी इसी की तरह है, सोलिलोक्वी की तरह है।
तो यहाँ पे सेम बताया है, सोलिलोक्वी एंड असाइड ऑलमोस्ट सेम ड्रामेटिक डिवाइसेस हैं विच वर सो पॉपुलर इन एलिजाबेथन ड्रामा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ड्रामेटिक डिवाइस है सोलिलोक्वी और असाइड, ये ऑलमोस्ट सेम ही ड्रामेटिक डिवाइस होते हैं और एलिजाबेथन ड्रामा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। सरप्राइज एंड सस्पेंस आर ऑल्सो यूज एट ड्रामेटिक डिवाइसेस टू अराउज क्यूरियोसिटी एंड मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट। अभी मैंने बताया कि जो आपका आश्चर्य है, जो आपका सस्पेंस है, इसका भी यूज़ प्ले में किया जाता है ताकि जो ऑडियंस है उनके अंदर जिज्ञासा जगाने और कहानी के भविष्य में विकास, उनकी रुचि बनाए रखने के लिए इस उपकरण का यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे हम इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एक्ट्स एंड लेंथ ऑफ द प्ले। तो देयर इज़ अनदर बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉवल एंड प्ले। तो नॉवल और प्ले के बीच में एक और बेसिक डिफरेंस है, नॉवलिस्ट इज़ फ्री टू मेक हिज नॉवल एज लॉन्ग एज ही मे लाइक। याद रखना है कि जो उपन्यासकार होते हैं, जो नॉवलिस्ट होते हैं, वो अपने नॉवल को जितना चाहे उतना लंबा बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो चाहे कितना भी लंबा लिख लें। जो नॉवलिस्ट होते हैं वो चाहे अपने नॉवल को कितना भी लंबा लिख लें, जितना चाहे वो स्वतंत्र हैं। एंड द रीडर इज़ ऑल्सो फ्री टू रीड द नॉवल एज मेनी आवर्स इन एज मेनी डेज ही लाइक्स एज ही लाइक्स। और रीडर जो होते हैं, रीडर भी नॉवल को जितने घंटे या जितने दिन चाहे उतने समय में पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। मतलब जब चाहे, भाई कोई नॉवल हम ले आए अपने घर पे, क्या एक के दिन में, एक के सिटिंग में पढ़ के थोड़ी ना ख़त्म कर देंगे। अब हमारा मन किया थोड़ा एक आज पढ़ें, थोड़ा कल पढ़ें, थोड़ा परसों पढ़ें, अब ये थोड़ी ना कि 3 घंटे की मूवी है 3 घंटे में हम फिनिश कर देंगे। लेकिन ड्रामा क्या होता है, ड्रामा आपका मूवी ही है जो हमको जाके थिएटर में देखना है और एक सेटिंग में बैठकर हमको 3 घंटे में ही ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं हम दोबारा बार बार देखने, जब मन की मर्ज़ी नहीं है। लेकिन नॉवल में क्या होता है, भाई मन की मर्ज़ी है, खूब लंबी भी रहती है, जब हमारा मर्ज़ी करेगा तब हम पढ़ेंगे, जब हमारी मर्ज़ी करेगी पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो ये सब चीज़ इस टाइप का कुछ रहता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। बट द लेंथ ऑफ द प्ले, आगे क्या कर रहा है, बट द लेंथ ऑफ द प्ले हैज़ टू बी लिमिटेड बाय द कंडीशन ऑफ द स्टेज एंड द पेशेंस ऑफ द ऑडियंस। ये इंपॉर्टेंट। लेकिन जो प्ले की जो लंबाई होती है वो परिस्थिति और दर्शकों के एक बार बैठने के धैर्य के हिसाब से सीमित होनी चाहिए ना। अब जो प्ले है वो हम कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ी ना लिख रहे हैं, हम ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं कि ऑडियंस को भी अच्छा लगना चाहिए। इतने ही घंटे के लिए हम प्ले लिखेंगे ताकि ऑडियंस पेशेंस होके धैर्यपूर्वक बैठ के देख सके। 1 सेटिंग ओनली। अभी वही चीज़ बताया ना, जैसे मूवीज़ में हम जाते हैं थिएटर में, 3 घंटे की मूवी रहती है। अभी थोड़ी ना 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटे की मूवी बना देगा, 9 घंटे की मूवी बना देगा तो हम 9 घंटे की मूवी थिएटर में देखने जाएंगे? नहीं, हम बोर हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें होती हैं प्ले में। जो प्ले है उसमें जो नाटककार हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो अपना नहीं वहाँ पे चलाते हैं, वहाँ पे दर्शक को देख के चलाते हैं। लेकिन नॉवल जो है, नॉवेलिस्ट जितना चाहे उतना लंबा लिख सकता है, वो किसी को ध्यान में रख के नहीं लिखता है। लेकिन जो रीडर है वो भी पढ़ लेते हैं जब उनकी मर्जी करे। कौन सा वहाँ पे उनको एकदम ज़बरदस्ती बैठा के पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ें हैं, समझ में आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। नॉर्मली द लेंथ ऑफ द प्ले शुड बी सो लिमिटेड दैट ही मे बी एक्टेड ऑन द स्टेज एट द मोस्ट विद इन 3 आवर्स। देखिए वही चीज़ यहाँ पे बात हुई कि जो नॉर्मली आमतौर पर जो प्ले की लंबाई वो इतनी लिमिटेड होनी चाहिए कि इसे स्टेज पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में खेला जा सके। नॉर्मली द एलिजाबेथन एंड पोस्ट एलिजाबेथन प्ले जो होते थे वो 5 एक्ट के होते थे। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए कराना ज़रूरी है। जब एलिजाबेथन उस समय ड्रामा जो लिखे जाते थे या पोस्ट एलिजाबेथन प्ले जो होते थे 5 एक्ट के होते थे और ईच एक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल सीन्स। और एक जो एक्ट होता था वो अलग अलग मतलब विभिन्न सीनों में डिवाइड किया जाता था। बट इन कोर्स ऑफ टाइम द 5 एक्ट ड्रामा वेंट आउट ऑफ फेवर। तो ये याद रखना है। लेकिन समय के साथ साथ जो 5 एक्ट ड्रामा है, 5 एक्ट वाले जो ड्रामा है वो चलन ख़त्म हो गया। समय के साथ साथ ये चलन ख़त्म हो गया, वेंट आउट ऑफ फेवर हो गया, ये चलन ही ख़त्म हो गया। मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, एज लाइफ बिकेम मोर एंड मोर बिजी। आज के ज़माने में देखेंगे तो जो लाइफ है वो बहुत बिजी हो गई है। 3 एक्ट प्लेस केम इनटू वोग। तो आज के ज़माने में देखें 3 एक्ट वाले जो प्ले हैं वो प्रचलन में आ गए हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइम में क्या हो गए हैं, अब 3 एक्ट वाले प्ले आ गए हैं। स्टिल फर्दर ऑन इवन द 3 एक्ट प्ले वॉज रिप्लेस बाय ओनली 1 एक्ट प्ले। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि
कि यहाँ पे थ्री एक्ट वाले प्ले आज प्रचलन में आए हैं। आगे चलकर ये 3 एक्ट वाले जो प्ले की जगह सिर्फ एक 1 एक्ट वाले प्ले ही ले लेगी। आगे जगह ये इसकी जगह ले लेगा 1 एक्ट प्ले। यानी कि पहले एलिजाबेथन टाइम में 5 एक्ट चल रहा था, मॉडर्न टाइम में 3 एक्ट हो गया, 5 से 3 एक्ट हो गया, और आज की डेट में अगर देखेंगे तो ये ओनली 1 एक्ट प्ले होगा, कहलाएगा। सो मच सो दैट इवन अ शेक्सपियरियन प्ले इज़ नाउ एक्टेड ऑन द स्टेज इन एन एब्रिज फॉर्म। इतना कि शेक्सपियर का जो प्ले भी अब स्टेज पर 1 एक्ट प्ले वाले प्ले के रूप में खेला जाता है। अब ऐसा है कि शेक्सपियर का जो 5 एक्ट प्ले था ना, एक प्ले 5 एक्ट में है, अब वो भी अगर स्टेज पे दिखाया जाएगा तो 1 एक्ट प्ले में ही दिखाया जा रहा होगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया होगा। तो नाउ मोस्ट ऑफ द ड्रामेटिस्ट आर राइटिंग 1 एक्ट प्लेज। आज की डेट में देखेंगे तो बहुत अधिकांश जो ड्रामेटिस्ट है वो केवल 1 एक्ट प्ले में ही लिख रहे हैं। अब बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामा विल बी डिस्कस इन डिटेल इन द पेज दैट फॉलो। बाकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामा है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इतने में मैंने सिर्फ ड्रामा ही लेके आई थी मैं, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा ड्रामा क्या होता है, पूरा अच्छे से मैंने समझाया है और एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि क्या होता है ड्रामा, ठीक है। चलिए फिर इससे शायद रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया है, उतना ही यहाँ पे जगह थी। चलिए फिर देखते हैं, आगे क्वेश्चन होगा तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ड्रामा तो हमने देख ही लिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी एक्ट्स वाज एन एलिजाबेथन प्ले डिवाइडेड। तो एलिजाबेथन प्ले जो होते थे वो कितने एक्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, 3 एक्ट, 5 एक्ट, या नो फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्ट, या नंबर ऑफ एक्ट्स डिपेंडेड अपॉन द टाइप ऑफ द प्ले। तो अभी मैंने बताया कि एलिजाबेथन प्ले या पोस्ट एलिजाबेथन जो प्ले हुआ करते थे वो कितने एक्ट में हुआ करते थे, 5 एक्ट में हुआ करते थे। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 5 एक्ट में हो जाएगा। धीरे धीरे चलन से ये बाहर हो गया था, मॉडर्न में आ गया था, तो मॉडर्न में 3 एक्ट, अब जो 1 एक्ट में आ गया है, तो ये याद रखना है। इसमें हमने ड्रामा तो पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट में हम देखेंगे वो आपका जो रहेगा वहाँ से प्री एलिजाबेथन ऐसा कुछ करके, तो वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिनोमेंट। डिनोमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था डिनोमेंट ये प्ले का अंत ही है, एंड ऑफ द प्ले ही है डिनोमेंट, बट किसका। कैटास्ट्रोफ हमने पढ़ा था ट्रेजेडी का है, और डिनोमेंट हमने पढ़ा था कॉमेडी का है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, कॉमेडी के एंड को हम डिनोमेंट कहते हैं, और ट्रेजेडी के एंडिंग को हम कैटास्ट्रोफ कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ क्या होता है, तो अभी मैंने बताया द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम ऑफ द प्लेस, कुछ प्लेज में, मतलब प्लेस की कुछ में एन एपिलॉग अपीयर्स, कुछ प्लेज में एपिलॉग अपीयर्स होते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ द प्लॉट डज द एपिलॉग कम। तो यहाँ पे बताना है कि किस स्टेज में, प्लॉट किस स्टेज में एपिलॉग कम आता है, मतलब प्लॉट के किस स्टेज में एपिलॉग आता है। हमने पढ़ा है कि प्लेज में एपिलॉग भी होते हैं, एपिलॉग और प्रोलॉग भी होते हैं, तो किस प्ले में आता है ये बताना है एपिलॉग। तो याद रखना है जो प्रोलॉग है, अभी मैंने बताया है ऊपर, प्रोलॉग है वो बिगिनिंग में आता है, स्टार्ट ऑफ द प्ले, स्टार्ट ऑफ द प्ले ऑफ द प्ले। और जो एपिलॉग है, एपिलॉग से ई से याद रखिएगा, एंड, ये आपका आता है एंड ऑफ द प्ले, यानी कि नाटक के अंत में, प्ले के अंत में, प्ले के अंत में एक स्पीच दी जाती है, वही होता है। तो बिगनिंग ऑफ द प्ले तो होगा नहीं, एट द एंड ऑफ द प्ले होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कोरस इन अ प्ले। प्ले में कोरस क्या होता है, ये कोरस का फंक्शन क्या है प्ले में। कोरस क्या है, तो हम ऐसे भी पढ़ा, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे चल के हम पढ़ेंगे कोरस क्या होता है। ड्रामा में बताया नहीं, लेकिन कोरस हम तो जानते ही हैं कि ये क्या होता है। कोरस वो होते हैं बैंड ऑफ सिंगर्स, ठीक है, नर्तकों का समूह होता है, उसे ही कहा जाता है कोरस। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो है सोलिलोक्वी।
इज डिफाइंड अ लाउड थिंकिंग ऑफ अ कैरेक्टर हु कैन हियर द सोलिलोकी। तो सोलिलोकी ये डिफाइन करता है एक लाउड थिंकिंग ऑफ अ कैरेक्टर की लाउड थिंकिंग को डिफाइन करता है सोलिलोकी। तो सोलिलोकी सुनता कौन है, कौन सुन सकता है? कैरेक्टर खुद सुन सकता है कि ऑडियंस की ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेज, की स्टेज पे जितने भी कैरेक्टर प्रेजेंट हैं कि डायरेक्टर ऑफ द स्टेज, तो ऑडियंस सुन सकती है और कोई नहीं सुन सकता। या तो सोलिलोकी वो जो कैरेक्टर बोल रहा है वो सुन रहा होगा, अपने आप से बातें कर रहा है, अपनी इनर थॉट्स फीलिंग को बता रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, और ऑडियंस सुनती है लेकिन कैरेक्टर्स नहीं सुनते हैं। स्टेज पे बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सुनते नहीं हैं। एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट अ पोएटिक प्ले इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल प्ले। तो पोएटिक प्ले और नॉर्मल प्ले में क्या डिफरेंस है, ये हमने पढ़ा है शुरुआत में ही। पोएटिक प्ले याद रखना है, ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा है। पोएटिक प्ले को आप ना क्लोसेट प्ले याद रखो, तब याद हो जाएगा। पोएटिक प्ले को ना क्लोसेट प्ले भी कहा जाता है, याद रखना है ये। पोएटिक प्ले को क्लोसेट प्ले भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोसेट प्ले क्या होते हैं? एक ऐसा प्ले होता है जिसे परफॉर्म्ड करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म्ड करने के लिए नहीं लिखा जाता। तो पोएटिक प्ले भी वही है, पोएटिक प्ले भी परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता, पढ़ने के लिए लिखा जाता। तो पोएटिक प्ले क्लोसेट प्ले दोनों ही एक है, याद रखना है, ओके, ठीक है। इसे आप पोएटिक ड्रामा भी कह सकते हो, इसे आप पोएटिक ड्रामा भी कह सकते हो, पोएटिक ड्रामा या फिर क्लोसेट ड्रामा। तो क्लोसेट ड्रामा तो हम सभी को पता है क्या होता है। तो पोएटिक प्ले भी वही होता है कि ऐसा, ये दोनों मतलब दोनों ही नेम है इसके, पोएटिक प्ले बोलो या क्लोसेट प्ले बोलो, पोएटिक ड्रामा बोलो या क्लोसेट ड्रामा बोलो। ये जो ड्रामा होते हैं, ये ड्रामा क्या करने के लिए होते हैं, ये ड्रामा परफॉर्म करने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ मतलब पढ़ने के लिए होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मिंट टू बी स्टडीड, ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अ पोएटिक प्ले इज़ नॉट मिंट टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज, ये स्टेज पे एक्ट करने के लिए नहीं होते हैं। वाइल अ नॉर्मल प्ले इज़ मिंट फॉर एक्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे अच्छा पूछा गया था नॉर्मल प्ले और पोएटिक प्ले में पूछा गया था ना कि दोनों में डिफरेंस क्या। मैंने यहाँ पे समझा दिया कि पोएटिक प्ले क्या होते हैं। पोएटिक प्ले क्लोसेट प्ले को ही कहा जाता है, या पोएटिक ड्रामा बोलो या क्लोसेट ड्रामा बोलो, ऐसे ड्रामा जो ओनली स्टडीड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ओनली स्टडीड करने यानी कि पढ़ने के लिए लिखा जाता हो, परफॉर्म करने के लिए नहीं। और जो नॉर्मल ड्रामा होते हैं यानी कि नॉर्मल जो प्ले होते हैं वो एक्टिंग करने के लिए यानी कि परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। पोएटिक प्ले इज़ नॉट मीन टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज वाइल अ नॉर्मल प्ले इज़ मीन्ट फॉर एक्टिंग। तो ये याद रखना है, पोएटिक प्ले इज़ मीन्ट टू बी स्टडी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द एपीलॉग अपीयर्स। तो एपीलॉग किस प्ले में अपीयर हुआ है? अच्छा, शेक्सपियर के प्ले यहाँ पे दे दिया गया है कि शेक्सपियर के किस प्ले में एपीलॉग है आपका। मैकबेथ में है कि किंग लियर में, एज यू लाइक, डॉक्टर फास्ट। तो मैकबेथ में तो कहीं पे भी एपीलॉग नहीं है कि अंत में जब प्ले खत्म होता है तो अंत में कोई कैरेक्टर, अकेला कैरेक्टर आता है स्टेज पर, स्टेज पे आता, बताता है कहानी का पूरा सारांश आके बताता है, स्पीच देता है। तो ऐसा तो मैकबेथ में नहीं है, ना किंग लियर में। हाँ, एज यू लाइक इट में है, एज यू लाइक इट में है। रोजालिन आती है ना, रोजालिन आती है लास्ट में। मतलब ये एपीलॉग क्या होता है, जब पूरा प्ले ख़त्म हो जाता है, थिएटर पे इकलौता वो कैरेक्टर आता है, फिर वो पूरा कहानी सारांश बताता है कहानी का, तो वो एपीलॉग हो गया। तो एज यू लाइक इट में है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द कोरस अपीयर। तो बताना है, यहाँ पे भी शेक्सपियर का ही वर्क दिया है कि किस प्ले में कोरस अपीयर होते हैं, बताना है। तो एज यू लाइक इट में तो कोरस है नहीं, हैमलेट भी नहीं है, ओथेलो में भी नहीं है, कोरस तो यहाँ पे भी नहीं है। तो डॉक्टर फॉस्टस इसमें है, ये आपका उनका वर्क है, क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है, डॉक्टर फॉस्टस इसमें है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्ले इज़ नॉट मीन्ट फॉर एक्टिंग। तो किस प्रकार के जो प्ले होते हैं वो एक्टिंग के लिए नहीं होते हैं। क्रॉनिकल प्ले, मास्क या ट्रेजिक कॉमेडी या क्लोसेट प्ले। तो क्लोसेट प्ले ये नहीं होते हैं, जिन्हें पोएटिक प्ले भी कहा जाता है, जिन्हें पोएटिक प्ले भी कहा जाता है, या पोएटिक ड्रामा कहा जाता है, या क्लोसेट ड्रामा कहा जाता है। कन्फ्यूज़न नहीं होना, मैं हर टाइप यहाँ पे बता दे रही हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये थे ड्रामा, हमने इसमें ड्रामा को कंप्लीट किया है। ड्रामा ही हम समझेंगे तभी हम उसके फॉर्म्स को समझ पाएंगे। पहले हम ड्रामा को तो समझ पाएँ। तो मुझे लगता है कि ड्रामा आप लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा
इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेनेशन होगी जो हिंदी में अच्छे से मैंने समझाया है ड्रामा क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए, पूछते हो आप लोग कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। लिंक दिया गया है हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में, जाके लिंक वहाँ पे दोनों का रहता है, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइएगा और वहाँ से फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।